हेलो दोस्तों। आपका बहुत बहुत स्वागत है सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स की क्लास में। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने परफेक्ट कंपटीशन खत्म कर दिया था। आज दोस्तों हम देखते हैं सेकंड टाइप का मार्केट, जिसका नाम है दोस्तों मोनोपोली। सबसे पहले मोनोपोली का मतलब देख लीजिए क्या होता है। मोनोपोली का मतलब होता है सिंगल सेलर। इसका मतलब ये ऐसा मार्केट है जिसमें एक ही सेलर होता है। परफेक्ट कंपटीशन में हमने क्या देखा था? लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। यहाँ पे दोस्तों सिंगल सेलर होता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं। तो इस सिंगल सेलर की वजह से ही मोनोपोली दोस्तों क्रिएट होती है। अब सिंगल सेलर का मतलब क्या? तो दोस्तों सिंगल सेलर हम उसको कहते हैं कि उस टाइप का प्रोडक्ट सिर्फ उसी के पास मिलेगा, उसके जैसा प्रोडक्ट किसी और सेलर के पास नहीं मिलेगा दोस्तों। इसीलिए उसकी मोनोपोली क्रिएट हो जाती है। तो ये सिंगल सेलर जो होता है प्रोडक्ट का, ये इस तरह का होता है कि उस प्रोडक्ट का कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं है, नो क्लोज सब्सटीट्यूट। तभी दोस्तों मोनोपोली क्रिएट होती है। अब ये जो टर्म है ना मोनोपोली दोस्तों, काफी सारे स्टूडेंट्स जो है इस टर्म से फैमिलियर ऑलरेडी है, उनको पता होता है मोनोपोली का मतलब क्या होता है। मोनोपोली का मतलब क्या होता है कि पर्टिकुलर सेलर के पास वो पर्टिकुलर कमोडिटी मिलेगी, उसके अलावा किसी और के पास वो प्रोडक्ट नहीं मिलने वाला है। तो इसका फीचर बेसिकली ये होता है कि यहाँ पे सिंगल सेलर है, क्योंकि मार्केट में ये अकेला सेलर है जिसके पास ये प्रोडक्ट मिलेगा। इसीलिए मार्केट भी यही है हमारे लिए दोस्तों। परफेक्ट कंपटीशन में हमने क्या देखा था कि एक फर्म जो है वो पूरे मार्केट का कुछ शेयर सप्लाई करती है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों जो भी मार्केट में सप्लाई होगा वो ये सिंगल सेलर ही सप्लाई करेगा। मीन्स वहां पे परफेक्ट कंपटीशन में इंडस्ट्री अलग थी और फर्म अलग थी। हमने दो ग्राफ बनाए थे, आपको याद होगा तो। जब हमने प्राइस के बारे में डिसाइड किया था तो वहां पे हमने देखा था कि इंडस्ट्री का जो टोटल डिमांड है और इंडस्ट्री का जो टोटल सप्लाई है, वो जिस प्राइस पे इक्वल होगा उस प्राइस को कहते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस, और वही प्राइस एक फर्म को उठानी होती है। तो हमने फर्म का ग्राफ अलग बनाया था, क्योंकि इस तरह के मार्केट में ये सिंगल सेलर ही होता है, इसके अलावा और कोई सेलर ही नहीं है। तो यहाँ पे इंडस्ट्री भी यही है और फर्म भी यही है दोस्तों। तो यहाँ पे अलग अलग है ही नहीं, क्योंकि टोटल जितनी भी डिमांड होगी वो यही एक फर्म, यही एक सिंगल सेलर फुलफिल करने वाला है दोस्तों। तो यहाँ पे फर्म जो होती है ये प्राइस टेकर नहीं होती है, ये प्राइस मेकर होती है। ये खुद अपनी प्राइस बनाती है, क्योंकि इसके अलावा और कोई सेलर है ही नहीं। समझ रहे हो? तो यहाँ पे जो फर्म होगी वो प्राइस मेकर होगी। परफेक्ट कंपटीशन में फर्म क्या थी? वो प्राइस टेकर थी, जो मार्केट में प्राइस डिसाइड होगा वही प्राइस पे उसको गुड सेल करने होंगे। लेकिन यहाँ पे प्राइस भी इसको खुद को ही डिसाइड करनी होगी। समझ रहे हो? अब दोस्तों काफी सारे स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट आता है। इनफैक्ट डाउट नहीं, काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि मोनोपोली का मतलब होता है कुछ भी प्राइस वो जो सिंगल सेलर है वो चार्ज कर सकता है। दोस्तों ऐसा नहीं है। वो कुछ भी प्राइस चार्ज नहीं कर सकता है, अपनी मर्जी से प्राइस डिसाइड तो कर सकता है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि वो कुछ के कुछ प्राइस चार्ज करेगा। हाँ, ये बात तय है कि जो प्राइस परफेक्ट कंपटीशन में होती है उससे ज्यादा ही प्राइस वो रखेगा कंपेरेटिवली। अगर आप कंपैरिजन करोगे परफेक्ट कंपटीशन से तो यहाँ पे जो सेलर है वो प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा चार्ज करने वाला है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लीकेबल होता है। मैं आपको बात बताता हूँ, इस केस में लॉ ऑफ डिमांड अप्लीकेबल होता है। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि अगर कोई भी कमोडिटी की आप प्राइस बढ़ा दोगे तो डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। दोस्तों सेम कॉन्सेप्ट लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे भी अप्लीकेबल होता है। अगर ये जो सिंगल सेलर है ये अपने प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा देगा तो इसकी डिमांड पे फर्क पड़ जाएगा। अब स्टूडेंट को लगता है कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि इसके जैसा प्रोडक्ट तो और कोई है ही नहीं बेचने वाला। जाना है पब्लिक को, किसी भी बायर को खरीदना है प्रोडक्ट तो इसी सेलर के पास जाना होगा। तो सर इसकी डिमांड पे कैसे असर पड़ेगा? दोस्तों असर पड़ता है। आप जो चीज सोच रहे हो ना, आप उस सेलर के बारे में सोच रहे हो जो नेसेसरीज बेच रहा है। अगर वो नेसेसरीज बेच रहा है और उसमें उसकी मोनोपोली है तो उसके डिमांड को असर नहीं होगा, वो कितनी भी प्राइस चार्ज कर ले, क्योंकि नेसेसिटी है वो। नेसेसरीज तो हर किसी को चाहिए। लेकिन दोस्तों हम उस मोनोपोली की बात नहीं कर रहे जहां पे सेलर जो है नेसेसरीज सप्लाई कर रहा है। सेलर तो कोई और प्रोडक्ट भी सप्लाई कर सकता है ना नेसेसरीज के अलावा, उसमें भी तो मोनोपोली हो सकती है। तो वहां पे दोस्तों लॉ ऑफ डिमांड अप्लीकेबल होता है। अगर आप प्रोडक्ट की प्राइस को बढ़ा देगा सेलर
तो फिर उस केस में उसकी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। तो बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आता है कि मोनोपोली में क्या लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? जी हाँ, होता है। क्योंकि वो प्राइस बढ़ाएगा ना, तो उसकी डिमांड पे फर्क पड़ेगा। हाँ, ये भी मैं बात मानता हूं कि प्राइस बढ़ाने से डिमांड पे उतना ज्यादा असर नहीं होगा, थोड़ा सा ही असर होगा, लेकिन दोस्तों असर तो जरूर होगा ना। हमने जब डिमांड वाला चैप्टर पढ़ा था तो उसमें देखा था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो उसमें काफी सारे हमने देखे थे, रिलेटिवली इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, या फिर परफेक्टली इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, ऐसे हमने काफी देखे थे। इलास्टिसिटी लेस देन वन, इलास्टिसिटी मोर देन वन। तो यहाँ पे दोस्तों प्राइस में फर्क पड़ेगा, उसकी वजह से डिमांड पे असर पड़ेगा जरूर। हो सकता है कि डिमांड पे असर थोड़ा सा ही हो, लेकिन पड़ेगा जरूर। तो लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे एप्लीकेबल होता है। यहाँ पे दोस्तों इलास्टिसिटी क्या होती है मोनोपोली के केस में? लेस देन वन होती है, क्योंकि परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। दोस्तों परसेंटेज चेंज इन प्राइस, जितना प्राइस में चेंज होगा उससे कम डिमांड में फर्क पड़ेगा दोस्तों। तो इसीलिए इसकी जो इलास्टिसिटी आती है ना, वो लेस देन वन आती है दोस्तों। तो इलास्टिसिटी इज लेस देन वन मोनोपोली के केस में दोस्तों। क्लियर? तो ये कुछ बातें आप ध्यान में रखिए कि लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे अप्लीकेबल होता है। क्यों होता है? क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो जो मोनोपोलिस्ट, जो सिंगल सेलर है, वो नेसेसिटी ही सप्लाई कर रहा हो। नेसेसिटी के अलावा कोई और प्रोडक्ट भी अगर वो सप्लाई करता है, उसमें अगर उसकी मोनोपोली है, तो अगर वो प्राइस को बढ़ा देगा तो उसकी डिमांड पे असर जरूर होगा, उसकी डिमांड कम होने वाली है। हाँ, ये बात तय है कि डिमांड पे उतना असर नहीं होगा, इसीलिए इलास्टिसिटी क्या होती है? लेस देन वन होती है। क्लियर? समझ गए? तो चलो आगे बढ़ते हैं। इस मार्केट के कुछ फीचर्स हम देख लेते हैं, क्योंकि हमने परफेक्ट कंपटीशन के टाइम पे भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फीचर्स के ऊपर से ही डिसाइड होता है प्राइस कौन सेट करेगा, कैसे सेट होगी, क्वांटिटी आउटपुट कैसे सेट होगा, ये सारी बातें, नॉर्मल प्रॉफिट होगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, ये सारी बातें जो डिसाइड होती है दोस्तों, ये फीचर्स के ऊपर से ही होती है। फीचर्स का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, सबसे पहला फीचर क्या है इस मार्केट का? इस मार्केट में सिंगल सेलर होता है। सिंगल सेलर इसलिए क्योंकि हर एक सेलर के पास प्रोडक्ट अलग अलग होगा, और उनका जो प्रोडक्ट है ना, वो एक दूसरे से क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है। तो एक टाइप का जो सेलर है उसके पास उसी टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा, वैसा वाला प्रोडक्ट किसी और सेलर के पास नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे मोनोपोली मार्केट में क्या होता है? एक ही फर्म होती है जो प्रोड्यूस करती है या तो फिर सप्लाई करती है प्रोडक्ट। और ये जो सिंगल फर्म है, यही इंडस्ट्री भी होती है, क्योंकि दोस्तों मार्केट में सिर्फ एक ही फर्म है, तो इंडस्ट्री भी वही है और फर्म भी वही है दोस्तों। तो यहाँ पे कोई फर्म में और इंडस्ट्री में फर्क ही नहीं है, क्योंकि सारा जो डिमांड है पूरे मार्केट का, वो यही एक फर्म फुलफिल करने वाली है। ठीक है? तो इन दोनों में कोई फर्क नहीं होता है, फर्म और इंडस्ट्री में, क्योंकि दोनों एक ही है। और यहाँ पे कोई भी कंपटीशन नहीं होती है दोस्तों, जीरो कंपटीशन होती है, क्योंकि सिंगल सेलर हो तो आपको कोई और दूसरा कोई सेलर टक्कर देने वाला है ही नहीं, है ना? फिर और दूसरा फीचर क्या होता है? बैरियर्स टू एंट्री। बैरियर्स टू एंट्री म्हणजे इस तरह के मार्केट में कोई भी न्यू फर्म जो है ये एंट्री नहीं कर पाती है। उसके लिए एंट्री करना बहुत मुश्किल होता है, काफी सारे बैरियर्स होते हैं जिसकी वजह से वो एंट्री नहीं कर पाती है। और इसी वजह से तो दोस्तों इस मार्केट में एक ही सेलर होता है, क्योंकि दूसरा सेलर एंट्री कर ही नहीं पाता है। ऐसे बैरियर्स कुछ भी टाइप के हो सकते हैं, हो सकता है इकोनॉमिक बैरियर्स हो सकता है इतनी ज्यादा पैसा इन्वॉल्व हो सेटअप करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर सेट करने के लिए कोई भी बिजनेसमैन या कोई भी सेलर आने को तैयार ही नहीं है। करोड़ों में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी जिसके लिए वो सेलर तैयार नहीं है। या तो हो सकता है कोई लीगल या इंस्टीट्यूशनल, कोई गवर्नमेंट के लॉज एंड रेगुलेशंस इतने स्ट्रिंजेंट है, इतने स्ट्रिक्ट लॉ है, जो फर्म फॉलो कर ही नहीं पाएगी। बहुत सारी लीगल प्रोसेस से जाना होता है, तो इसकी वजह से सेलर आना पसंद ही नहीं करते इस तरह के मार्केट में। तो कोई भी तरह के बैरियर्स हो सकते हैं। सिंपली कहने का मतलब ये है कि एक ही फर्म होती है, और जो न्यू फर्म होती है, जो न्यू सेलर है, वो यहाँ पे आ नहीं सकता है, उसको काफी सारी दिक्कत होती है यहाँ पे आने के लिए, एंट्री करने के लिए। तो यहाँ पे बैरियर्स टू एंट्री होती है, इसीलिए यहाँ पे कंपटीशन कोई भी नहीं होती है। यहाँ पे जो प्रोडक्ट होता है, जो ये फर्म सेल कर रही है, ये सिंगल सेलर जो सेल कर रहा है, ये प्रोडक्ट का कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है। मीन्स आपको खरीदना है तो फिर उससे ही खरीदना होगा। इसका मतलब ही क्या?
कि जो मोनोपोली फर्म है, ये जो सिंगल सेलर है, इसका पूरा का पूरा कंट्रोल होता है मार्केट सप्लाई के ऊपर। पूरा का पूरा सप्लाई यही करता है, सप्लाई तो यही करता है, इसके बाद में इसके सप्लाई के ऊपर इसका कंट्रोल भी फुल होता है। कंट्रोल फुल होता है मींस ये अपने हिसाब से सप्लाई को रेगुलेट कर सकता है, कम ज्यादा कर सकता है। और यहाँ पे ये जो है ये प्राइस मेकर होती है, खुद ही प्राइस डिसाइड करते हैं दोस्तों। ये जो सेलर है ना, ये खुद ही अपना प्राइस डिसाइड करेगा, इसको अपने प्रोडक्ट का क्या प्राइस रखना है ये खुद ही डिसाइड करेगा। हाँ, लॉ ऑफ डिमांड इसको अप्लीकेबल है दोस्तों। अगर ये प्राइस ज्यादा रखेगा ना तो इसकी डिमांड कम हो जाएगी, और प्राइस अगर ये कम रखेगा तो डिमांड ज्यादा हो जाएगी। लेकिन ये प्राइस टेकर नहीं है दोस्तों, जैसा परफेक्ट कॉम्पिटिशन में था। मोनोपोलिस्ट जनरली सेल्स अ प्रोडक्ट विच हैज नो क्लोज सब्सटीट्यूट्स। क्योंकि क्लोज सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं है, इसीलिए तो दोस्तों मोनोपोली हो रही है ना। अगर क्लोज सब्सटीट्यूट अवेलेबल होगा तो फिर मोनोपोली उसमें रही नहीं ना। तो इसलिए यहाँ पे कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होता है, इसलिए यहाँ की क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है प्रोडक्ट की, वो जीरो होती है या फिर वेरी स्मॉल होती है। दोस्तों हमने क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी डिमांड वाले चैप्टर में पढ़ा था कि प्रोडक्ट, दूसरा प्रोडक्ट है, उसकी प्राइस में चेंज हो रहा है, उसकी वजह से मेरी डिमांड पे क्या असर होगा, उसको कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। उधर की प्राइस, इधर की डिमांड। यहां पे तो कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल ही नहीं है ना। क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होने की वजह से दोस्तों क्या है, उधर की अगर कोई प्राइस चेंज भी हो रही है तो मेरी डिमांड पे कोई असर ही नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ की जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो जीरो होती है। यहाँ की जो प्राइस इलास्टिसिटी है जो मैंने ऊपर बताया, ये क्या होती है, लेस देन 1 होती है। क्यों लेस देन 1 होती है? क्योंकि वो प्राइस अगर इंक्रीज भी करेगा तो जितना उसने प्राइस इंक्रीज किया है डिमांड कम होगी, लेकिन उतने से नहीं, कम से म्हणजे बहुत कम डिमांड पे असर पड़ेगा, इतना ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला है। इसीलिए यहाँ की जो इलास्टिसिटी है, तो कहने का मतलब है प्राइस इलास्टिसिटी क्या है, लेस देन 1 है। और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, ये इक्वल टू 0 है। ठीक है। और इसका जो डिमांड का होता है वो स्लोपिंग डाउनवर्ड होता है और स्टीप होता है। दोस्तों हमने देखा था जब प्राइस इलास्टिसिटी जो है ये लेस देन 1 होती है तो डिमांड का कैसा होता है, स्टीपर होता है। तो यहाँ पे भी डिमांड का कैसा रहने वाला है, स्टीपर रहने वाला है दोस्तों। क्लियर? ये डिमांड वाले चैप्टर में हमने इसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की थी दोस्तों, आपको याद होगा तो एक एक कॉन्सेप्ट हमने तब क्लियर करवा के लिया था। तो जब लेस देन 1 इलास्टिसिटी होती है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 होता है, तो तब डिमांड का जो होता है वो स्टीपर होता है, मींस वाई एक्सिस को इसे टच करके होता है दोस्तों, वाई एक्सिस के करीब होता है। ठीक है। फिर उसके बाद मार्केट पावर, जो यहाँ पे सिंगल सेलर है ना, उसके पास पावर बहुत होता है दोस्तों, वो प्राइस अपने हिसाब से चार्ज कर सकता है। हाँ, लेकिन प्राइस अगर ज्यादा चार्ज करेगा तो फिर उसका डिमांड जो है कम हो जाएगा, वो बात अलग है, लॉ ऑफ डिमांड अप्लीकेबल है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे वो अपने मर्जी से प्राइस चार्ज कर सकता है। परफेक्ट कंपटीशन में क्या था, कोई भी फर्म जो है अपने मर्जी से प्राइस नहीं चार्ज कर सकती है, जो मार्केट में प्राइस चल रही है उसको वही प्राइस चार्ज करना होगा, है ना। लेकिन यहाँ पे वो अपनी मर्जी से प्राइस चार्ज कर सकता है। ठीक है। और पॉजिटिव प्रॉफिट भी अर्न कर सकता है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि मोनोपोली किस किस कारण से हो सकती है, किस किस रीजन की वजह से मोनोपोली क्रिएट हो सकती है। तो मोनोपोली क्रिएट होने के रीजंस क्या है, हो सकता है वो जो सिंगल सेलर है उसका कंट्रोल हो, किसके ऊपर कंट्रोल हो, स्केर्स रिसोर्सेज के ऊपर, इनपुट्स के ऊपर या टेक्नोलॉजी के ऊपर। वो जो फर्म है, वो जो सेलर है, उसको जो रॉ मटेरियल लगता है या फिर लेबर लगता है, उसके ऊपर उसका सारा कंट्रोल है। मैं कोई भी न्यू फर्म आएगी ना, कोई भी न्यू सेलर आएगा ना, तो उसको वो रॉ मटेरियल मिलने ही नहीं वाला, क्योंकि सारा का सारा कंट्रोल किसका है, ये एग्जिस्टिंग सेलर का है। इसीलिए वो जो न्यू फर्म है वो एंट्री ही नहीं कर पा रही है, तो ये बैरियर्स टू एंट्री हो जाती है। इसीलिए इसकी वजह से ही मोनोपोली क्रिएट होती है दोस्तों। तो हो सकता है उस सिंगल फर्म का रिसोर्सेज के ऊपर जो काफी स्केर्स है उसके ऊपर उसका कंट्रोल हो, या फिर टेक्नोलॉजी ऐसी है कि वो सिंगल फर्म ही यूज कर पा रही है, न्यू फर्म आएगी तो वो टेक्नोलॉजी उसको मिलेगी ही नहीं यूज करने को, है ना। या तो फिर उसने ऐसा कंट्रोल एक्वायर किया है ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर, अपना जो उसका खुद का प्रोडक्ट है ना उसके ऊपर ऐसा कंट्रोल एक्वायर किया है कि दूसरे के लिए वैसा कंट्रोल एक्वायर करना मुश्किल हो जाएगा, वैसा प्रोडक्ट बनाना दूसरे के लिए मुश्किल है, या तो काफी कॉस्टली होगा दूसरी कंपनी के लिए वो कॉपी करना। ठीक है। या तो फिर गवर्नमेंट ने उसको ग्रांट दिया है, एक्सक्लूसिव राइट्स दिए कि आप ये चीज प्रोड्यूस करो और सेल करो,
तो गवर्नमेंट ने सिर्फ उसको ही वो राइट्स दिए और किसी को वो राइट्स ही नहीं दे रही, तो इसकी वजह से भी मोनोपोली क्रिएट होती है दोस्तों। या तो फिर ऐसा कोई पेटेंट है, कॉपीराइट है जो उस फर्म के नाम पे है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों या तो हो सकता है बिजनेस कॉम्बिनेशन हो, या तो कार्टेल्स उन्होंने आपस में क्रिएट करके फर्म जो है ये प्रोडक्ट सेल करते हैं। या तो दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि इस तरह के मार्केट में आने के लिए जो न्यू फर्म आएगी ना, उसको जो सेटअप करना है, जो कॉस्ट होगी यहाँ पे इस तरह के मार्केट में, जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको बनाना होगा, वो काफी उसके लिए ज्यादा कॉस्ट आने वाली है, में ज्यादा हेवी इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो जिसकी वजह से ये जो फर्म है, न्यू फर्म है, वो आने से डरती है, वो आने से मना कर देती है, क्योंकि ज्यादा इन्वेस्टमेंट तो इंफ्रास्ट्रक्चर में ही चले जाएगा, फिर प्रोडक्ट बनाने के लिए और अलग से इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा जो उसके पास नहीं है, उतना कॉस्टली हो जाएगा उसके लिए, ठीक है। फिर उसके बाद हो सकता है दोस्तों जो फर्म है, जो एग्जिस्टिंग सिंगल फर्म है, हो सकता है उसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो रही हो। दोस्तों इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी हमने ये थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन और थ्योरी ऑफ कॉस्ट वाले यूनिट में देखा था। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है जैसे ही आप अपना प्रोडक्शन बढ़ाओगे, एक न्यू स्केल पे लेके जाओगे, तो आपको इकोनॉमी हो सकती है, आपको कॉस्ट जो है वो कम आ सकती है। तो जो एग्जिस्टिंग फर्म है ना, हो सकता है ये ज्यादा लेवल पे प्रोडक्शन कर रही है, ये हायर स्केल पे प्रोडक्शन कर रही है, तो इसकी वजह से इसको इकोनॉमी मिल रही है। मींस इसका जो कॉस्ट है प्रोडक्ट बनाने का वो इतना कम है कि न्यू फर्म आएगी, अगर वो बनाना शुरू करेगी ना, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा आएगी। अब उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज्यादा आएगी तो वो सेल कैसे करेगा, है ना। वो जो न्यू फर्म है वो सेल अपना प्रोडक्ट कैसे करेगी, उसको तो फिर लॉस हो जाएगा। ये जो एग्जिस्टिंग फर्म है वो इतना कम कॉस्ट पे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है क्योंकि उसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी मिल रही है। तो इसकी वजह से भी दोस्तों न्यू फर्म नहीं आ सकती है, इसकी वजह से मोनोपोली क्रिएट होती है, ठीक है। फिर उसके बाद हो सकता है वो जो सिंगल फर्म है उसकी इतनी गुडविल बन चुकी है मार्केट में, इतनी गुडविल बन चुकी है कि न्यू फर्म आएगी ना, उसका प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं, है ना। तो ये फर्म ने इतनी ज्यादा गुडविल बना ली है कि दूसरी फर्म के लिए एंट्री करना बहुत मुश्किल हो रहा है। या तो फिर हो सकता है उस मार्केट में, उस तरह के सेक्टर में लीगल जो कंप्लायंसेस है या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है वो काफी स्ट्रिंजेंट है। स्ट्रिंजेंट मींस बहुत स्ट्रिक्ट है, काफी सारे लॉज एंड रेगुलेशंस है जो इसको फॉलो करने पड़ सकते हैं न्यू फर्म को। इसकी वजह से भी न्यू फर्म जो है वो एंट्री करना पसंद नहीं करती है, वो आना नहीं चाहती है, ठीक है। उसके बाद हो सकता है कि एंटी कॉम्पिटेटिव प्रैक्टिसेस हो रही हो उस तरह के मार्केट में। मींस जो एग्जिस्टिंग जो फर्म है वो हो सकता है प्रीडेटरी, प्रीडेटरी मींस कॉस्ट से भी कम प्राइस चार्ज करे। अब न्यू फर्म के लिए लॉसेस करना ये मुश्किल वाली बात होगी। जो एग्जिस्टिंग फर्म है उसने काफी सारे प्रॉफिट्स अर्न करके रखे हैं, तो कुछ टाइम के लिए वो क्या करेगी, वो कॉस्ट से भी कम प्राइस पे सेल करना चालू कर देगी प्रोडक्ट। न्यू वाली फर्म ये नहीं कर सकती है ना, क्योंकि उसका ऑलरेडी इतना सेटअप कॉस्ट उसको लग चुका है। अब वो प्रोडक्ट बनाने के लिए जो खर्चा कर रही है उससे कम पे वो कैसे बेचेगी। तो ऐसी तरह की प्रैक्टिसेस हो सकती है, उसकी वजह से भी मोनोपोली क्रिएट होती है। तो दोस्तों हमने ऐसे 10 रीजन देखे जिसमें मोनोपोली क्रिएट हो सकती है। इसमें से कोई भी एक चीज हो सकती है, कोई भी एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से मोनोपोली अराइज हो सकती है, ठीक है। अब दोस्तों चर्चा करेंगे हम इसके प्राइस और आउटपुट कैसे डिटरमाइन होगा उसके बारे में। दोस्तों देखते हैं इस तरह के मार्केट में कैसे एक फर्म जो है वो प्राइस अपना डिसाइड करती है और आउटपुट अपना डिसाइड करती है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको कहा कि यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड जो है ये अप्लीकेबल होता है। तो दोस्तों इसको, इस तरह के फर्म को अगर ज्यादा यूनिट्स बेचने हैं तो उसको अपना जो प्राइस है, प्राइस दोस्तों मैं एवरेज रेवेन्यू भी इसको ही कहता हूं, क्योंकि हमने ये पहले भी स्टडी किया है कि जो प्राइस होता है वही हमारा एवरेज होता है, ठीक है। तो मैंने दोनों एक में कर दिया, फिर टोटल रेवेन्यू और फिर मार्जिनल रेवेन्यू। तो दोस्तों यहाँ पे हमने देखा कि लॉ ऑफ डिमांड अप्लीकेबल होता है। अगर एक सिंगल फर्म को, वो जो सिंगल सेलर है, अगर उसको अपना ज्यादा सेल करना है, उसको ज्यादा यूनिट्स बेचने हैं, तो उसको अपनी प्राइस जो है ये कम रखनी पड़ेगी। अगर वो प्राइस ज्यादा चार्ज करेगी तो उसकी डिमांड पे असर पड़ेगा, उसकी डिमांड जो है कम हो जाएगी। दोस्तों ये वाला हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, तो उसी के बेसिस के ऊपर से हम ये कॉलम बना लेंगे जिसमें हम देखेंगे कि जितने ज्यादा यूनिट्स वो सेल कर सकती है उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, अपना प्राइस जो है ये कम करना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं, अगर वो एक भी यूनिट सेल नहीं कर पा रही है तो क्यों नहीं सेल कर पा रही है, क्योंकि उसने प्राइस जो है 10 रुपए रखा है।
तो 10 रुपीज प्राइस पे वो एक भी प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाएगी, तो टोटल रेवेन्यू क्या होगा? 0, और मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा? 0। अगर वो प्राइस कम करेगी, मान लो उसने प्राइस कर दिया 9.5, उसने प्राइस कर दिया 9.5, तो यहाँ पे वो एक ही यूनिट बेच पाएगी, और एक यूनिट बेच पाएगी तो टोटल रेवेन्यू कितना होगा? 9.5। और मार्जिनल भी कितना होगा? जब आप 0 यूनिट बेच रहे थे तो आपका टोटल रेवेन्यू 0 था, जब आपने एक यूनिट ज्यादा सेल किया तो आपका टोटल रेवेन्यू कितने से बढ़ गया? 0 से बढ़ के 9.5 होगा, तो 9.5 मार्जिनल रेवेन्यू हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, अगर उसको मोनोपोली फर्म को 2 यूनिट सेल करने हैं तो उसको और प्राइस कम करना पड़ेगा, उसको 9 रखना पड़ेगा। तो अगर 9 रुपीज अगर वो प्राइस रखती है, 2 यूनिट्स बिकेंगे तो उसका टोटल रेवेन्यू कितना हो जाएगा? 18 रुपीज का हो जाएगा। अब अगर आप देखो तो जब आप एक यूनिट सेल कर रहे थे तो आपका टोटल रेवेन्यू कितना था? 9.5। जब आप 2 यूनिट सेल कर रहे हो तो आपका टोटल रेवेन्यू कितना हो गया? 18। तो आपका टोटल रेवेन्यू कितने से बढ़ा? आप एक एडिशनल यूनिट सेल कर रहे हो, उसकी वजह से आपका टोटल रेवेन्यू कितने से बढ़ा? इसको तो कहते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। तो कितने से बढ़ा दोस्तों? 8.5 से। ठीक है। उसके बाद अगर मोनोपोली फर्म को, उस सिंगल फर्म को अगर और ज्यादा यूनिट्स बेचने हैं तो उसको और अपना प्राइस कम करना होगा। अब उसको प्राइस रखना होगा 8.5 रुपए, तो जाके उसके 3 यूनिट्स बिकेंगे। तो 3 यूनिट्स बिकेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल रेवेन्यू? एक यूनिट 8.5 रुपए का, तो 3 यूनिट्स कितने के हो जाएंगे? 25.5। तो एक एडिशनल यूनिट बेचने के लिए आपका टोटल रेवेन्यू कितने से बढ़ा? आपका टोटल रेवेन्यू बढ़ा 7.5 से। ठीक है। फिर अगर मोनोपोली फर्म को, उस सिंगल फर्म को अगर ज्यादा यूनिट्स बेचने हैं, 4 यूनिट्स बेचने हैं, तो उसको अपना प्राइस और कम करना पड़ेगा, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड अप्लीकेबल होता है। जैसे प्राइस वो कम करेगी उतना डिमांड उसका बढ़ने वाला है। ठीक है। तो 4 यूनिट उसको सेल करने के लिए 8 रुपए प्राइस रखना पड़ेगा। टोटल रेवेन्यू हो जाता है दोस्तों 32। तो एक एडिशनल यूनिट सेल करने के लिए टोटल रेवेन्यू कितना बढ़ा? तो दोस्तों 6.5। ठीक है। फिर उसको अगर 5 यूनिट सेल करने हैं तो उसको और प्राइस कम करना पड़ेगा, उसको प्राइस रखना पड़ेगा 7.5। तो 5 यूनिट्स उसके बिकेंगे, और 7.5 में उसका जो टोटल रेवेन्यू है वो हो जाएगा दोस्तों 37.5। तो एक एडिशनल यूनिट बेचने के लिए उसको एडिशनल रेवेन्यू उसका कितना बढ़ा? टोटल रेवेन्यू उसका कितने से बढ़ा? 5.5 से। फिर उसको अगर और ज्यादा यूनिट बेचने तो उसको और प्राइस कम करना पड़ेगा, तो उसका टोटल रेवेन्यू हो जाएगा 42। तो एक एडिशनल यूनिट बेचने के लिए उसका टोटल रेवेन्यू कितने से इंक्रीज हुआ दोस्तों? 4.5 से। फिर और उसको ज्यादा बेचना है तो और उसको प्राइस कम करनी पड़ेगी, तो उसका टोटल रेवेन्यू जो है वो हो जाएगा 5.5। फिर एक एडिशनल यूनिट बेच के उसका टोटल रेवेन्यू कितने से बढ़ा? 3.5 से। आई होप आपको समझ में आ गया मैकेनिज्म। और ज्यादा अगर उसको बेचना है तो उसको और प्राइस कम करनी पड़ेगी। अब उसका रेवेन्यू हो जाएगा 48। तो एक एडिशनल यूनिट बेच के उसका टोटल रेवेन्यू कितने से बढ़ा? 2.5 से बढ़ा। फिर और उसको अगर ज्यादा यूनिट सेल करने हैं तो उसको प्राइस और कम करना पड़ेगा, तो इस बार उसका जो रेवेन्यू है वो हो जाएगा 49.5। तो एक एडिशनल यूनिट बेचने के लिए उसका टोटल रेवेन्यू कितने से बढ़ा? 1.5 से बढ़ा। और ज्यादा उसको यूनिट बेचने हैं तो उसको और प्राइस कम करना पड़ेगा, तो टोटल रेवेन्यू हो जाएगा उसका 50। तो एक एडिशनल यूनिट बेचा उसने तो उसकी वजह से उसका टोटल रेवेन्यू कितने से बढ़ा? 0.5 से बढ़ा। फिर उसको और एडिशनल यूनिट सेल करने हैं तो उसको और प्राइस कम करना पड़ेगा, 4.5 प्राइस रखना पड़ेगा उसको। तो ये जो उसने 4.5 में 11 यूनिट्स बेचे है तो इसका टोटल रेवेन्यू जो है वो हो जाएगा दोस्तों 49.5। तो इस बार उसने एडिशनल यूनिट बेचने के लिए उसका टोटल रेवेन्यू क्या हुआ दोस्तों? बढ़ने की बजाय क्या हो गया? कम हो गया। ये माइनस में आ गया, -0.5। मीन्स अब वो क्या करेगा? वो यहां पे स्टॉप हो जाएगा। समझ रहे हो? वो 11th वाला यूनिट सेल करने की कोशिश ही नहीं करेगा। इसका मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि उसकी प्राइस सेट हो गई 5 रुपीज, नहीं दोस्तों, प्राइस सेट नहीं हुई 5 रुपीज, है ना। अभी तो हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि उसको लॉ ऑफ डिमांड अप्लीकेबल होता है। तो उसका जो ग्राफ बनेगा, अगर इस डेटा के ऊपर से मैं ग्राफ बनाऊं तो उसका कुछ ग्राफ ऐसे बनेगा दोस्तों। उसका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसे बनेगा। ये
ये यहां से ये दोस्तों हो गया उसका एवरेज रेवेन्यू कर्व, ये हो गया उसका AR कर्व। और दोस्तों ये हो गया दोस्तों उसका MR कर्व। दोस्तों अगर आप एक बात गौर करोगे तो MR जो कर्व है ये जीरो भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन AR जो कर्व है ये कभी जीरो नहीं होता और कभी नेगेटिव भी नहीं होता दोस्तों। तो एक बात आप देखो जो ऊपर डेटा से गौर करने लायक है, हर बार एवरेज कितने से गिर रहा है, हर बार एवरेज कितने से गिर रहा है, तो हर बार एवरेज जो गिर रहा है वो 0.5 से गिर रहा है, हर बार एवरेज गिर रहा है 0.5 से। और दोस्तों अगर आप मार्जिनल पे फोकस करोगे तो मार्जिनल देखो हर बार कितने से गिर रहा है, मार्जिनल में क्या चेंज हुआ, तो हर बार आप देखोगे मार्जिनल में 1 से चेंज हुआ। इसका मतलब क्या, इसका मतलब यह है कि जब ये 0.5 से गिरता है तो मार्जिनल कितने से गिरता है, 1 से गिरता है। मीन्स मार्जिनल की गिरने की जो रफ्तार है ये बहुत ज्यादा है, वो तेजी से गिर रहा है मार्जिनल। क्योंकि मार्जिनल तेजी से गिर रहा है इसीलिए दोस्तों मार्जिनल का जो कर्व है ये AR से भी जल्दी गिर रहा है ना, इसलिए ये बीच में आया दोस्तों। और ये जो MR कर्व है ना, ये Y एक्सिस और AR के बीच का जो एरिया है, ये एरिया, इस एरिया की मैं बात कर रहा हूं, इस एरिया को वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, इसको हाफ में वो डिवाइड करता है दोस्तों। MR कर्व है ना, एग्जैक्टली इसके दो हिस्से करेगा, दो हाफ में इसको डिवाइड कर देगा दोस्तों। क्यों, क्योंकि AR अगर 0.5 से गिर रहा है तो ये 1 से गिर रहा है, तो MR की गिरने की रफ्तार जो है ना ये बहुत तेज है। तो ये Y एक्सिस और AR के बीच का जो एरिया है ये एग्जैक्टली ये हाफ में डिवाइड करता है दोस्तों, हमेशा ऐसा होगा दोस्तों। क्लियर, तो एक बात ध्यान में रखना हमेशा कि इसका जो कर्व रहेगा ना वो एकदम मिड वे में जाएगा, वो इस टोटल एरिया को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है दोस्तों। क्लियर, समझ गए। इससे पहले हमने परफेक्ट कंपटीशन में क्या देखा था, हमने देखा था उसका जो कर्व था परफेक्ट कंपटीशन का, मैं एक बार आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं, आपको याद होगा, आई होप आपको याद ही है, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहता हूं। उस केस में क्या था दोस्तों, उस केस में हमने देखा था कि जो AR होता है और MR होता है, प्राइस होता है, ये सब दोस्तों एक ही था, प्राइस इक्वल्स टू डिमांड इक्वल्स टू AR इक्वल्स टू MR। दोस्तों हमने ये स्टडी किया था, तब मैंने आपको बताया था ये एक कर्व नहीं है, ये एक कर्व नहीं है, ये एक के ऊपर एक चार है। क्लियर, इसीलिए AR भी आपको यही दिख रहा है और MR भी आपको यही दिख रहा है, एक्चुअली ये दो लाइन है, एक के ऊपर एक आ रही है। ठीक है, और मैंने आपको तब ये भी बताया था कि हम आगे जो मार्केट देखेंगे उसमें AR और MR अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे AR और प्राइस इक्वल है और यही दोस्तों डिमांड कर्व है, MR कर्व यहाँ पे अलग हो जाता है दोस्तों। क्लियर, समझ में आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे वो प्राइस डिसाइड कर लेगा अपने हिसाब से, और जो भी वो प्राइस डिसाइड करेगा उसको मोनोपोली वाले को खुद को सोचना है उसको कितना आउटपुट सेल करना है, तो उसका आउटपुट पहले डिसाइड होगा। कैसे होगा दोस्तों, हमने आउटपुट कैसे डिसाइड किया था, आउटपुट डिसाइड करने के लिए हमारे पास दो कंडीशन थी, एक MC कर्व इक्वल्स टू MR कर्व, दोनों इक्वल होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या थी, MC कर्व जो है ये कट करेगी MR कर्व को, MR कर्व को कट करेगी फ्रॉम बिलो। आपको याद होगा ऐसी दो कंडीशंस थी हमारी। ठीक है, तो ऐसा ही यहाँ पे भी होगा दोस्तों, यहाँ पे MC कर्व ला लो, MC कर्व हमने देखा था कैसे होता है, MC कर्व कैसे होता है, पहले गिरता है तेजी से फिर एकदम से बढ़ता है, तो ये MC कर्व है। जहां पे MC और MR इक्वल होगा, देखो MC कर्व नीचे से कट कर रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे ये जहां पे इक्वल हो रहा है दोस्तों, ये जो लाइन आप ड्रॉ करोगे, ये जो लाइन आप ड्रॉ करोगे, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन दोस्तों, ये वाली जो लाइन है दोस्तों, ये आपका आउटपुट डिसाइड हो गया, ये आपकी क्वांटिटी डिसाइड हो गई, जहां पे MR और MC इक्वल हो रहे हैं, और MC का जो है ये
MR कर्व को कट कर रहा है फ्रॉम बिलो। ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो इससे आउटपुट डिसाइड होता है। हो गया दोस्तों। अब इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों, अब आते हैं आगे के पॉइंट के ऊपर। हम देखेंगे दोस्तों कि ये जो है, अब यही जो लाइन है, अगर आप इसको AR कर्व तक लेके जाओगे तो यही वाली लाइन अगर आप ऊपर खींच लोगे तो जहां पे ये AR को टच करेगी दोस्तों, ये होगी आपकी प्राइस। बेस एक मोनोपोली फर्म को इतनी क्वांटिटी सेल करनी है तो ये वाली क्वांटिटी, पहले क्वांटिटी डिसाइड की हमने, कैसे डिसाइड की, जहां पे MC कर्व जो है ये MR कर्व को कट करेगी फ्रॉम बिलो और टच करेगी, दोनों इक्वल होने चाहिए। तो ये क्वांटिटी मेरी डिसाइड हो गई। क्वांटिटी वाली जो लाइन है ये मैंने ऊपर तक ड्रैग कर ली, जहां पे ये AR कर्व को, क्योंकि AR और प्राइस सेम है, मींस यहां पे टच करेगी तो ये हो गई इसकी दोस्तों प्राइस। क्लियर, समझ रहे हो? ऐसे इस तरह से इसका प्राइस डिसाइड हो जाएगा। फिर अब हमको एक और बात डिसाइड करनी है दोस्तों, शॉर्ट रन में क्या होगा मोनोपोली वाले के साथ में। शॉर्ट रन में क्या होगा, तो जैसे हमने परफेक्ट कंपटीशन में देखा था, हो सकता है शॉर्ट रन में, परफेक्ट कंपटीशन में हमने देखा था, हो सकता है एक फर्म को शॉर्ट रन में नॉर्मल प्रॉफिट्स हो सकता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स हो सकता है लॉसेस भी हो। और वहां पे हमने देखा था लॉन्ग रन में हर एक फर्म को सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट्स ही होंगे। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे भी एक शॉर्ट रन में एक ये सिंगल फर्म के साथ हो सकता है नॉर्मल प्रॉफिट्स हो सकता है इसके साथ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स हो सकता है इसके साथ लॉसेस हो। क्लियर। अब अगर मुझे उनकी डायग्राम बनानी है दोस्तों, आओ हम उसकी डायग्राम बनाते हैं। शॉर्ट रन में क्या होगा, तीन कंडीशंस है। सबसे पहले मैं कौन सी डायग्राम बनाने वाला हूं, सबसे पहले मैं नॉर्मल प्रॉफिट्स वाली डायग्राम बनाने वाला हूं। क्या होगा दोस्तों, बताओ कैसे होगा। तो ये कर्व आपने बना लिया, पहला ग्राफ, ये मैं AR बना रहा हूं, ये मेरा AR। फिर उसके बाद दोस्तों ये मेरा MR, एकदम एग्जैक्टली हाफ में डिवाइड कर देगा वो। ठीक है, ये हो गया मेरा MR, ये हो गया मेरा AR, यही मेरा प्राइस है, यही मेरी डिमांड है। अब MC कर्व आ गया, तो ये हो गई मेरी क्वांटिटी डिसाइड, ये हो गई मेरी क्वांटिटी डिसाइड। क्वांटिटी वाली लाइन को मैंने ऊपर ड्रैग कर दिया, ये जो क्वांटिटी वाली लाइन है इसको मैंने ऊपर ड्रैग कर दिया, तो ये जो मुझे लाइन मिली, ये जो AR वाली लाइन मिली, ये क्या हो गया मेरा दोस्तों प्राइस, ये हो गया मेरा प्राइस सेट। क्योंकि मुझे मोनोपोली एक सिंगल फर्म को इतनी क्वांटिटी सेल करनी है, तो इतनी क्वांटिटी सेल करने के लिए उसको प्राइस इतना रखना पड़ेगा दोस्तों, जहां पे AR का ऊपर टच होगा। अब हमको ये देखना है नॉर्मल प्रॉफिट होगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। तो आपको याद होगा मैंने बताया था प्रॉफिट और लॉस निकालना है। प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए क्या देखना होता है, प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए क्या देखना होता है, वहां पे देखना होता है ATC और AR को कंपेयर करना होता है। अगर ATC इज लेस देन AR तो दोस्तों ये हो गया सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अगर ATC इक्वल टू AR तो ये दोस्तों हो गया नॉर्मल प्रॉफिट्स। और ATC इज हायर देन AR तो दोस्तों ये हो गया लॉसेस वाला केस। बस AR कर्व है आपके पास में, अब ATC कर्व ला लो। अब ATC कर्व लाना है दोस्तों, तो ATC कर्व का पोजीशन आपको डिसाइड करना होगा। आप बना रहे हो डायग्राम नॉर्मल प्रॉफिट्स वाली, क्योंकि एक शॉर्ट रन में मोनोपोली फर्म के साथ कुछ भी हो सकता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट का हम देखेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट किसको कहेंगे, जब AR और ATC इक्वल होता है। कौन सी वाले पॉइंट पे इक्वल होगा, जहां पे हमने क्वांटिटी डिसाइड की है, ये पॉइंट पे आपका जो ATC कर्व है वो टच होना चाहिए। ये पॉइंट पे आपका ATC कर्व जो है ये टच होना चाहिए दोस्तों, ये ATC कर्व। कहां पे टच होना चाहिए, उसी पॉइंट पे जहां पे आपकी क्वांटिटी डिसाइड हुई है। तो दोस्तों ये जो डायग्राम बन गई, ये बन गई नॉर्मल प्रॉफिट्स वाली। क्लियर। अब दोस्तों आगे दूसरी डायग्राम हम बनाते हैं, दूसरी डायग्राम हम बनाते हैं। दूसरी डायग्राम आएगी दोस्तों सुपर नॉर्मल प्रॉफिट वाली। आ जाओ अपना AR वाला कर्व।
एकदम एग्जैक्टली हाफ वे में डिवाइड करेगा। ये MR, ये AR, यही हो गया प्राइस, यही हो गई डिमांड। अब दोस्तों ला लो MC कर्व, ये MC कर्व। तो दोस्तों जहां पे MC और MR इक्वल होते हैं और MC कर्व कट करता है MR कर्व को फ्रॉम बिलो, तो ये हो गई हमारी क्वांटिटी डिसाइड। क्वांटिटी वाली लाइन ही आप ऊपर ट्रैक करोगे तो ये दोस्तों आपका होगी, जो आप ऊपर लेके जाओगे AR वाले कर्व तक, तो आपकी प्राइस डिसाइड हो गई, ये हो गई आपकी प्राइस। अब दोस्तों कौन सा हमको बनाना है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का बनाना है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में क्या होता है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में ATC जो होता है वो कम होता है, तो ATC जो कर्व जाएगा वो नीचे से जाएगा। ATC कर्व मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये नीचे से जाएगा, ये ATC कर्व। अब दोस्तों ATC कर्व जहां पे टच हो रही है क्वांटिटी वाली लाइन, जहां पे भी क्वांटिटी वाली लाइन ये कर्व को टच करेगी वो दोस्तों हमारा डिसाइड हो जाएगा। तो ATC कर्व को टच कर रही है ना, तो दोस्तों ये हो गया मेरा कॉस्ट वाली लाइन। क्योंकि मेरी कॉस्ट कम है, प्रॉफिट ज्यादा है, प्राइस ज्यादा है, इसलिए मेरा ये जो एरिया आएगा ये प्रॉफिट वाला आएगा। इजी है, हमने परफेक्ट कंपटीशन में भी ऐसे ही किया था। अब दोस्तों देखते हैं थर्ड वाली डायग्राम जिसमें लॉसेस हो सकते हैं। ये दोस्तों हमारा AR कर्व, दोस्तों हमारा MR कर्व एग्जैक्टली हाफ वे में जाएगा वो। तो ये हो गया MR, ये हो गया AR, यही हो गया प्राइस, यही हो गई डिमांड। अब ला लो आप MC कर्व, जहां पे MC कर्व MR कर्व को कट करेगी फ्रॉम बिलो और इक्वल हो जाएगा जहां पे भी, तो हो गई हमारी क्वांटिटी। क्वांटिटी वाली लाइन ही आप एक्सटेंड कर दो, ऊपर ड्रैग कर दो, ऊपर क्वांटिटी वाली लाइन आप ड्रैग करोगे तो ये जो पॉइंट आ गया आपका जहां पे AR टच हो रहा है, ये हो गया आपकी प्राइस। अब मुझे लॉसेस वाली बनानी। लॉसेस वाले में क्या होता है दोस्तों? ATC जो है ये हाइयर होता है तो ये ऊपर जाएगा, तो ATC कर्व मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा कि ये कहीं पे भी टच नहीं होना चाहिए, ये ATC कर्व हो गया। ठीक है, अब ये जो क्वांटिटी वाली लाइन है इसको आप और एक्सटेंड करोगे ऊपर कि ये ATC को टच होनी चाहिए, तो ये यहाँ पे टच हो रही है, तो ये जो पॉइंट मुझे मिलेगा ये पॉइंट हो गया मेरी कॉस्ट। क्योंकि कॉस्ट हाइयर है, प्राइस कम है, तो ये जो एरिया है दोस्तों, ये एरिया कौन सा हो जाएगा? लॉसेस वाला। सेम टू सेम डायग्राम है, बस वहां पे रेवेन्यूज वाले कर्व बदल रहे हैं। परफेक्ट कंपटीशन में रेवेन्यूज वाले कर्व कुछ अलग थे, यहाँ पे रेवेन्यूज वाले कर्व अलग हो जाएंगे। और ये बात मैंने आपको, जब ये यूनिट मैंने स्टार्ट किया था ना, फर्स्ट लेक्चर में ही मैंने आपको बता दिया था कि दोस्तों मार्केट बदल जाएगा, उसके हिसाब से रेवेन्यूज बदल जाएंगे, रेवेन्यूज वाले कर्व्स बदल जाएंगे। लेकिन कॉस्ट वाले कर्व देखो वैसे ही है, क्योंकि कॉस्ट तो मार्केट के हिसाब से डिपेंड ही नहीं करती ना। कॉस्ट तो मुझे उतनी लगेगी प्रोडक्शन करने के लिए, मैं चाहे कोई भी मार्केट में चले जाऊं। अगर मैं मोनोपोली मार्केट में जा रहा हूं बेचने, तो कॉस्ट तो दोस्तों वही लगेगी ना जो परफेक्ट कंपटीशन में भी मुझे लग रही थी, है ना। मार्केट के हिसाब से मेरे रेवेन्यूज बदल जाएंगे लेकिन मेरी कॉस्ट उतनी रहने वाली है। ऐसे ही दोस्तों अगर मुझे देखना है लॉन्ग रन में, लॉन्ग रन में एक मोनोपोली फर्म के साथ क्या क्या हो सकता है, लॉन्ग रन में एक मोनोपोली फर्म के साथ क्या क्या हो सकता है, तो लॉन्ग रन में दोस्तों मोनोपोली फर्म जो है ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाएगी, ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करने वाली है दोस्तों। क्लियर? कोई भी हालत में लॉस नहीं होने वाला है मोनोपोली फर्म का, क्योंकि मोनोपोली फर्म के पास एक एडवांटेज होता है कि वो अपनी मर्जी से प्राइस चार्ज कर सकती है। हाँ, हो सकता है वो प्राइस ज्यादा चार्ज करेगी तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, तो ठीक है, अगर डिमांड कम हो जाएगी ना, लेकिन फिर भी वो प्रॉफिट में ही रहेगी दोस्तों, क्योंकि वो प्राइस जो है वो मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा ही चार्ज करेगी। ठीक है, तो हमने दोस्तों यहाँ पे अपना मोनोपोली का जो कॉन्सेप्ट है ये खत्म किया। आपको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की डायग्राम बनाते आती है, सेम लॉन्ग रन में भी ऐसे ही होगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के जैसी ही डायग्राम ऐसी ही बनेगी लॉन्ग रन में भी। ठीक है, तो आप, आई होप आपको आज का जो कॉन्सेप्ट है ये समझ में आया है। दोस्तों यहाँ पे हमारा मोनोपोली खत्म नहीं हुआ है, अभी हमने मोनोपोली एक तरह का खत्म किया है। हमने आज देखा कि मोनोपोली हमने वैसा वाला खत्म किया है जिसमें ये जो फर्म है ना, ये सारे कस्टमर्स को, सारे बायर्स को एक ही प्राइस चार्ज करती है, सिंगल प्राइस ही चार्ज कर रही है। तो दोस्तों मोनोपोली दो तरह की होती है, एक मोनोपोली ऐसी होती है कि जिसमें सेलर जो है
वो बायर्स को सिंगल प्राइस चार्ज करता है, और एक दूसरे टाइप की मोनोपोली होती है जिसमें जो सिंगल सेलर है ना, वो सारे बायर्स को एक प्राइस चार्ज नहीं करता है, हर एक बायर को अलग अलग प्राइस चार्ज करता है। तो दोस्तों हमको वो जो सेकंड वाला टाइप है ना, वो हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे, जिसको दोस्तों कहते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मीन्स क्या, कि अलग अलग कस्टमर्स को अलग अलग प्राइस चार्ज करना। ठीक है, तो ये वाली टाइप की जो मोनोपोली है, ये दोस्तों हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। आई होप आपको आज का ये जो लेक्चर है ये समझ में आया है, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका है। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है तो आप उससे क्लियर करवा सकते हो। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।